वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 का वीडियो चल रहा है लगातार प्रश्नावली 3.5 का। ये हम लोग कल यानी कि अपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक हम लोग आ चुके थे कि जिसमें कि हमको बताया गया था, हमसे पूछा गया था कि आप वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से किसी भी एक विधि से इस समीकरण युग्म को हल कीजिए और बताइए। तो हम लोग कल वज्रगुणन विधि से देख लिए थे और आपको बताया गया था कि आप इसे प्लीज अपने से घर में प्रतिस्थापन विधि से देखिएगा। आइए अगला क्लास में चलते हैं, हम लोग अपने को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ठीक है, क्या है भाई साहब? ये है कि एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास का मतलब अगर नहीं समझते हैं तो हम बता देते हैं। छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। आपके पास कैलेंडर होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। एक महीने में 30 दिन या 31 दिन होता है। हमको उम्मीद है कि आपको कैलेंडर देखने आता होगा। मासिक उसी का मतलब होता है महीना का। मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। एक भाग निश्चित है कि आप हमारे हॉस्टल में आए हैं, आपको हॉस्टल में इतना रुपया देना ही है। प्लस में ये वही टैक्सी वाला है कि आप टैक्सी में बैठ गए हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और जो मतलब पैसा में एक भाग तो नियत है कि आपको इतना फिक्स है, दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी स्टूडेंट कितना सा भोजन लिया, एक दिन खाना खाया है, 2 दिन खाना खाया है। जब एक विद्यार्थी, यहां देखिए, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। तो आपके पास एक विद्यार्थी ए हो गया, एक विद्यार्थी बी है, देखिए यहाँ। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देना होता है। तो ए को 1000 रुपया देना पड़ा और बी को 1180 रुपया देना पड़ा। तो बताइए उसका नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस 1000 में, इस 1180 में दोनों जगह एक नियत मूल्य दिया हुआ है कि फिक्स है। तो इस 1000 में 1000 का कुछ हिस्सा तो इसमें से निकल जाएगा नियत के रूप में। इस 1180 में भी कुछ हिस्सा नहीं निकलेगा, बल्कि उतना ही हिस्सा निकलेगा जितना ए का निकला है। तो बी का भी x निकल जाएगा। अब ये कितना बच गया? जो बचे 400 रुपया बचे, 300 रुपया बचे, 100 रुपया बचा। मान लो 900 रुपया ही नियत भाड़ा हो तो 900 रुपया तो ए का निकल गया, तो बचा 100 रुपया। और यहां 900 रुपया अगर निकल गया तो बचा 180 रुपया। ये 100 रुपया या ये 180 रुपया क्यों लिया जा रहा है? तो प्रतिदिन लोगों को, यहां पर 280 होगा, प्रतिदिन वह जो भोजन कर रहे हैं उसका पैसा लिया जा रहा है। तो आप इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 26 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रतिदिन का भाड़ा कितना निकलना है। तो आइए आपको दिखाते हैं हम लोग कि किस प्रकार इस सवाल को बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, आप जान रहे हैं ए ने 20 दिन भोजन किया है और बी ने 26 दिन भोजन किया है। तो इसका सॉल्यूशन बोलें, हल बोलें, इस प्रकार होगा कि मान लिया कि छात्रावास का
नियत व्यय बराबर x। इतना पर एकदम पक्का है कि कोई लड़का एक को दिन के लिए आया तो उसको इतना रुपया तो देना ही है। प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर y। यानी उसने एक दिन भोजन किया तो उसे y रुपया देना पड़ा। कोई व्यक्ति 4 दिन भोजन करेगा, अगर मान लो एक दिन भोजन करने का 4 रुपया, तो 4 दिन भोजन करने का 16 रुपया होगा। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो छात्रावास का नियत व्यय x रुपया है और प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम भी क्लियर होंगे, बोर्ड भी क्लियर होगा। एक दिन का 4 रुपया, तो 4 दिन का कितना होगा 16 रुपया। कैसे जानते हैं 4 गुना 4। 5 दिन का कितना होगा 20 रुपया। कैसे जानते हैं 5 गुना 4। तो भाई साहब ए के लिए और ये कहां से है तो प्रश्न से ए के लिए और बी के लिए, ये दो कंडीशन है हमारे पास। दो तरह के छात्र हैं। ए के लिए भी x तो फिक्स है, बी के लिए भी x प्लस इसके अलावा ए 20 दिन रहा, एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का 20y। कोई दिक्कत। बी 26 दिन रहा है तो उसका 26y, चूंकि एक दिन का y तो 26 दिन का 26y। ये दोनों भाड़ा मिला करके, ये दोनों व्यय मिला करके 1000 रुपया है ए के लिए। ऑब्वियसली कम होगा चूंकि ये 20 दिन ही रहा है और ये 26 दिन रहा है, तो 1180 रुपया। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आपको प्रश्न में कहीं से भी यह नहीं बांधा गया है कि आप फलाना विधि से ही बनाइए। आप किसी भी बीजगणितीय विधि से इसका हल कर सकते हैं। तो आइए हम आपको हल करके दिखाते हैं इसको। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 में x है, दोनों को घटा देंगे x गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ अपने मन में विलोपन विधि लेकर चलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस 20y बराबर 1000 था, x प्लस 26y बराबर 1180 था। ये दोनों घट गए, ये माइनस हो गया। तो अब क्या हो गया, x कट गया, 20y में 26y घटा माइनस 6y, 1180 में 1000 गया माइनस 180, तो माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर 180 बटे 6 तिया 18 शून्य, इसलिए y बराबर कितना निकला 30। y का मान 30 निकल गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 20y बराबर 1000, यानी कि x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, यानी कि x बराबर 1000 माइनस 600। चूंकि ये 20 गुना 30 600 होता, उधर जाकर माइनस होता, इसलिए x बराबर 400 यहाँ लिख कर चले आएंगे तो हमको कोई भी आंसर में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे छात्रावास का नियत भाग पूछा गया है।
तो यहाँ लिखेंगे इसलिए छात्रावास का नियत भाग बराबर 400 रुपया हो गया और प्रतिदिन का व्यय बराबर 30 रुपया हो गया। यानी वहाँ लड़का अगर 30 दिन रहेगा तो उसको 30 तिसाही 900 रुपया प्रतिदिन का खर्चा देना होगा प्लस 400, यानी कि टोटल 1300 रुपया देना होगा। आजकल इतना सस्ता हॉस्टल मिलता ही कहाँ है, कहीं नहीं मिलता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सवाल हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्योंकि आपके पास बुक अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल। नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, कहे कि हम अगला सवाल की ओर चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेने आता होगा आप लोगों को, वॉल्यूम का डाउन बटन लॉक बटन को एक साथ दबाइएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा और उसके बाद वो गैलरी में सेव रहता है, वहाँ से आप आराम से छापा खाना के मशहूर कलाकार तो आप लोग है हैं, छापिए सकते हैं। ई वाला सवाल अगर नए बनता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर इन द सेंस की जो मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, और सबसे अच्छे स्टूडेंट को हम नाम लेकर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो यहाँ तो मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे ही हैं, हालांकि उनमें जो अच्छे स्टूडेंट, ऐसा वाला सवाल ही कम से कम नहीं होगा तो 12वां या 13वां सवाल होगा। ऐसा सवाल भिन्न वाला, किसी भिन्न के अंश में फलनमा ढिमकाना कर देते हैं तो चिलनमा बन जाता है। तो उसी तरह से एक भिन्न 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/3? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न है तो अंश और हर तो होगा ही। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। कोई दिक्कत? अगर भिन्न का अंश x होगा, हर y होगा, तो भिन्न x/y तो होगा ही, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। भिन्न का अंश x और हर y होगा तो भिन्न x/y। अब क्या होता है, ये जो x/y ससुरा दिख रहा था, ये 1/3 हो जाता है। क्या यहाँ 1/3 होता है? अपने नहीं सर, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि आप इसके अंश से 1 घटा दीजिए और हरों में कुछ करें। नहीं, कुछ नहीं कीजिए, हर जैसा है वैसा रहने दीजिए, तो यह 1/3 हो जाता है। यानी कि 3 × x - 1 बराबर 1 गुना y। इसका मतलब हो गया 3x - 3 बराबर y। y तुम इधर चले आओ, ठीक है सर, चले आते हैं। 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 1 घटा देते हैं तो वह 1/3 हो जाता है, 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में इस बार कुछ करना है? नहीं सर, अंश में कुछ नहीं करना है। पुनः क्या करना है? पुनः करता है कि हर में यदि हम क्या करते हैं हर में हम 8 जोड़ देते हैं, हर में हम 8 जोड़ देते हैं, अंश में कुछ नहीं करते हैं, तो यह 1/4 दिखने लगता है। यानी कि 4x बराबर y + 8, यानी कि 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी माइनस, y खत्म करना। काहे को वज्र गुणन विधि के लफड़ा में पढ़ेंगे? विलोपन विधि से समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। तो चलिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। आप इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, वाई वाई कट गया, 4x में 3x घटा माइनस x, माइनस 8 में 3 माइनस 5, इसलिए x बराबर 5। और जब x का मान 5 निकल गया तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए। सर ट्यूशन फी आपको दिए हैं, आप रखिए। चलिए सर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो 4x माइनस वाई बराबर 8, यानी कि 4 गुना 5 माइनस वाई बराबर 8, यानी कि माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12, इसलिए वाई बराबर 12। अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, यानी कि 5/12। आंसर, भिन्न का मान निकल गया। कहीं से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। भिन्न आपका 5/12 हो गया। इसको आपको ज़्यादा छोटा हो गया आज, कोई बात नहीं, तंटा बड़ा और कर देते हैं। अब आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे हिसाब से इतना सा भी आपको बहुत क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने तेजी से बढ़ते हुए। चूंकि ये सारे सवाल हम आपको बहुत बनवाए हैं, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे सवाल पर चलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा हुआ, आप लोग का भी हुआ था, याद होगा, आप लोगों का भी हुआ था। उसमें हमने कुछ बातें क्लियर कर दी थी कि आप सही और गलत इन दोनों पर आपको नंबर मिलेगा। यदि हमने आपके लिए रखा था कि आप अगर सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, गलत कर देते हैं तो 1 नंबर घट जाएगा। तो यदि आप 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन सही हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो 3 पहुंचे। तो आप 3 नंबर तक कैसे पहुंचे? आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिला, 1 नंबर नहीं मिला, एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिला। काहे कि 4 गुना 1, 1 सही पर 4 नंबर था। एगो गलत हो गया तो आपका 1 नंबर घट गया। तो ये 4 गुना 1 4 माइनस 1 बराबर 3 पहुंचा। कोई लड़का के साथ ऐसा भी हुआ था कि उस बेचारे का 16 सही था और 10 गलत हो गया था। 16 सही और 10 गलत, तो इसको कितना नंबर आया होगा? तो आप समझ ही सकते हैं कि 16 सही यानी 4 गुना 16 नंबर, यानी कि 16 चौकी 64, और 10 गलत यानी माइनस 1 गुना 10 बराबर माइनस 10, यानी कि वह बेचारा 54 नंबर पे रह गया था। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए कि भाई साहब, आपका यह जो सवाल कहता है, वह एक लड़का है यश नाम का, उसने कहीं एक परीक्षा दिया था, उस टेस्ट में उसको 40 अंक मिले। अभी आप देखिए, एक लड़का को 54 अंक मिला, एक लड़का को 3 अंक मिला, तो इस यश को 40 अंक मिला। काहे 40 अंक मिला? जब उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता था और अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि मानो, इसका आंसर लिख रहे हैं, माना कि
सही किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत या अशुद्ध या गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। जैसे कि आप अभी तुरंत जाने कि उसको 54 नंबर काहे आया, काहे कि उसका 16 गो सही 10 गो गलत। तो जब तक हम आपको इन्हें बताएंगे कि कै गो सही और कै गो गलत हुआ, आप कैसे जानिएगा कि उसको 40 नंबर आया। तो हम नहीं जानते थे, तो मान लिए सही x किया और गलत y किया। तो प्रश्न से क्या बोला कि सही करने पे कई नंबर मिलता है। सही करने पर सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, वहां पर सही करने पर 4 अंक मिल रहा था, अब सही करने पे 3 अंक। तो x को क्वेश्चन सही किया तो 3x नंबर मिला और 1 अंक काट लिया जाता है, वही बोला। तो y को क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 अंक काट लिया तो -1 गुना y यानी कि y। तो इसको कितना मिल गया 40 नंबर। अब पुनः क्या बोलता है, अगला लाइन पढ़िए। तो अगला लाइन बोलता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, हमरे बोला, लेकिन अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते। सही उत्तर पर 4 अंक लेकिन अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता, तो उसको कितना नंबर मिलता, तो उसको 50 नंबर मिलता। तो बताओ उसमें कितना प्रश्न था। यानी कि यहां पर यह मान लिया गया है कि उसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, जिसमें कि कुछ सही और कुछ गलत हुए हैं। तो आइए आप इसको देख सकते हैं, अब आप इसको बना भी सकते हैं खूब आराम से। अगर क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि हमको विलोपन विधि बहुत आसान लगता है, इसलिए हम यहाँ सिंपल करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 गुना 2 करके समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिए। कुछ लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 के दोनों ओर, तो चूंकि हम यहाँ बात समीकरण 1 की लिख रहे हैं, तो समीकरण 1 का मतलब ही हो गया पूरा यह पंक्ति। उसका समीकरण है तो उसमें 2 ओर तो होंगे ही, इसलिए लिखना कोई आवश्यक नहीं है। हालांकि अगर आप लिखना चाहें तो सब सही सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 को 2 से गुना करिए। समीकरण 1 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6x माइनस 2y बराबर 80 हो गया। असर समीकरण 2 को काहे नहीं गुना किए, चूंकि हम यहाँ y को कटाने के बारे में सोच रहे हैं। तो 1 से गुना करें तो भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं करें तो भी फर्क नहीं पड़ता है। 4x माइनस 2y बराबर 50 और घटा देना है, तो ये माइनस ये प्लस और यह माइनस, यानी कि -2y प्लस 2y कट गया। 6x में 4x 2x, 80 में 50 गया 30, x बराबर 30/2, इसलिए x बराबर 15। और आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश दे दें कि ये पढ़ाई इतने दिन से चल रही है, लगातार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है। कुछ लोग हैं जिनको पढ़ाने से ज़्यादा मतलब राजनीति करने पर है, वो हमारे बारे में लोकल में, हालांकि यह वीडियो तो ग्लोबल मंच पर है, किसी को भी दिखाई दे सकता है, लेकिन लोकल में यदि कोई आपको डराए कि वहाँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है, आपका आँख खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी कंपनी का डिजिटल बोर्ड है और बहुत सेफ डिस्टेंस पे रखा गया है आपसे। प्लस में इस बोर्ड पर पढ़ने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरा पहले फी था वही मेरा आगे भी फी रहेगा।
कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा कि हमारा फी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह मैंने अपने शौक के लिए किया है, मुझे अच्छा लगता है। और लोग जब अपने शौक को दूसरे के जेब से लूट के करते हैं ना, तो उसे लुटेरा कहा जाता है। हम लुटेरा नहीं। यही कारण है कि हमने अपने किसी भी बैच में, चाहे वह 11th हो, 12th हो, 10th हो, एक बार में फी नहीं लिया। हम जानते हैं कि सबकी परिस्थिति क्या है। अब x का मान निकल गया है, आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर 50। 4 गुना 15 माइनस 2y बराबर 50, यानी कि माइनस 2y बराबर 50 माइनस 60, y बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 पंचे 10, इसलिए y बराबर 5। तो x और y निकल गया। x का मान कितना निकला 15 और y का मान कितना निकला 5। ठीक है, तो x और y क्या था, सही उत्तर और गलत उत्तर की संख्या। तो इसलिए सही उत्तरों की संख्या कितनी हो गई, सही उत्तरों की संख्या हो गई 15, और अशुद्ध यानी कि गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो गई, गलत उत्तरों की संख्या हो गई 5। इसलिए कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न हो गए 15 में 5 जुट गया 20। कोई दिक्कत, 15 में 5 जुट गया तो हमारा कुल प्रश्न हो गए 20। आप इसको खूब आराम से उतार लीजिए। जरा सा ये सवाल पढ़िए तो, और इस सवाल में आप देखिएगा हमने 2 कलम का इस्तेमाल किया है। पहली बार हमको याद है, आज से कई वर्ष पहले जब हम पहली बार मैथ पढ़ा रहे थे, कई वर्ष में पहले, इन्हें सोच लीजिएगा प्राचीन काल में, आज से 5-6 वर्ष पहले, 10 वर्ष 7-8 साल हो गए होंगे, सवाल जो पढ़ा रहे थे तो एनसीईआरटी के बुक में ये जो लाइन अलग से लिखा हुआ है ना, ये नहीं था, और हम लोग पागल हो गए थे कि ये सवाल बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, बनेगा कैसे। आपके बुक में भी यह लाइन नहीं होगा, प्रिंटिंग एरर है। ये लाइन अपने बुक में जोड़ लीजिए, अभी जोड़ लीजिए। इसीलिए हम रुक गए हैं कि आप अपने बुक में इसको खूब अच्छे से जोड़ लीजिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए इस सवाल को। सवाल जो है पॉज करके जोड़ लीजिएगा। सवाल कहता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए सवाल हमको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। हालांकि पढ़ाने के दौरान क्या गड़बड़ी होगी ये हम नहीं जानते हैं। ये एक राजमार्ग है, धैर्य से, आवाज में भी इसलिए आप देख रहे हैं बहुत धीरे बोल रहे हैं हम। ये एक राजमार्ग है, ये ऐसा राजमार्ग है जिसके एक स्थान का नाम A है और एक स्थान का नाम B है। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी
100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। ये दोनों स्थान के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, ये सुल्तानगंज और ये देवघर है। ठीक है, सुल्तानगंज और देवघर से एक गाड़ी चली, पक्का एकदम घड़ी मिला लिया गया कि इतने बजे 12 बजे ही चलना है। ठीक, चलिए, और दोनों एक ही दिशा में चली, यानी कि सुल्तानगंज से जो गाड़ी निकली वह देवघर की ओर निकली, और देवघर से जो गाड़ी चली वो रांची की ओर निकल गई। यानी कि अगर दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं तो दक्षिण की तरफ ही बढ़े, उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उत्तर की तरफ ही बढ़े। ठीक है, लेकिन एक ही रेखा पर बढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि एक कार, यह जो कार है, यह अगर ए से चली होगी तो एक दूसरी कार बी से चली, और किस ओर चली? दोनों एक ही दिशा में चली। ए भी चली और बी भी। हाँ, हेलो, आजकल मोबाइल का जमाना है, चलियो न, चलो चलो, ठीक है, रखो, चली दिन। तो आप खुद समझिए, ये गाड़ी भी चल रही है और यह गाड़ी भी चल रही है। इस गाड़ी को चलते 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 बी वाला स्थान आ गया, तो यह गाड़ी 100 किलोमीटर तो चल ली। क्या तब तक ही स्थिर रहेगी कि ई भी बढ़ चुकी है, ई भी बढ़ चुकी है, बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई। आप इसको इस तरह से देख लीजिए, ये बढ़ रही है, ये बढ़कर चली और यहां आकर रुक गई है। ये बढ़कर रुकी नहीं है, ये गाड़ी इस स्थान पर पहुंची ही है, इस स्थान पर पहुंची ही है कि पीछे से आपकी गाड़ी पहुंची और बोल रही है, देखे, पकड़ लिए ना तुमको। तो इतना तो समझदार आप भी हैं कि किसका स्पीड ज्यादा होगा। ई 5 घंटा चला, यहां से यहां तक। 12 बजे जो खुली थी गाड़ी, 5 बजे शाम में 5 घंटा चला है ये गाड़ी, 5 घंटा। ई भी 5 घंटा चला है, यहां से यहां तक में। वही 5 बज रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। ये गाड़ी सुल्तानगंज से निकलकर आपको पकड़ ली और आप देवघर से निकलकर नहीं पकड़ सके, नहीं इससे आगे बढ़ सके। तो ये कहीं ना कहीं यह जाहिर करता है कि आपका जो ये चीज है, देखिए कितना खराब है, इसमें थोड़ा सा, हाँ, आपका जो ए से चलने वाली गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा है। अब आइए, 7वां क्लास में आप पढ़े थे, 7वां क्लास में आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर जरा बताइए तो, हमको याद नहीं है। हेलो, याद कराते हैं। आप पढ़े थे चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़े थे? हाँ कि नहीं? हाँ सर पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप खुद बताइए, ये भाई साहब अपना एक चाल रखे होंगे। गणित में ही नहीं माना जाता है कि तारापुर में जाम लग गया था तो 1 घंटा गाड़ी रुक गई थी, ये नहीं माना जाता है। गणित में यह माना जाता है कि जो एक्सेलरेटर दिया गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। तो ठीक है, इसकी चाल कुछ किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल, b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों की चाल है। आप खुद देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय तुम यहां चले आओ तो चाल गुना समय बराबर दूरी होता है कि नहीं होता है। यानी दूरी निकालने के लिए यदि गाड़ी के चाल में हम समय से गुना कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी दूर चली।
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और वह 5 घंटे चली तो वह 300 किलोमीटर जाएगी, यानी 60 गुना 5, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा में 60 किलोमीटर। 1 घंटा में जब 60 किलोमीटर हो गया तो आप यह समझिए कि ए से चलने वाली जो गाड़ी है, ए से जो गाड़ी चली वह कितनी देर चली है? 5 घंटा चली है। तो इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो चाल इसका x था और समय इसका 5 था, तो इसकी दूरी 5x होगी। ये 5x किलोमीटर चली होगी, यानी कि ये यहां से यहां तक, यहां से पूरा यहां तक 5x किलोमीटर होगा। इतना बड़ा एरिया 5x किलोमीटर। अब b के साथ क्या हुआ है? b का चाल y है, y कितना देर चला है? 5 घंटा, तो 5y किलोमीटर। हम तेजी तेजी से नहीं पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ाइएगा कि हाँ सर जो तेज है ठीक है, जो नहीं तेज है धीरे धीरे समझिएगा। ये b वाला गाड़ी भी तो 5 घंटा चला उसी समय, इसने कितनी दूरी तय की? तो सर इसने इतनी दूरी तय की, कितनी? तो 5y किलोमीटर। आप खुद देखिए, यहां से लेकर यहां तक 5x है और इस स्थान से लेकर उस स्थान तक 5y है। तो आप खुद देखिए और समझिए, यदि हमने 5x में 5y को घटा दिया, 5x में 5y को घटा दिया, तो आपके पास 100 किलोमीटर की दूरी बची कि नहीं बची? यहां से यहां तक 5x था, यहां से यहां तक 5y था, 5x में 5y घटा दिए तो इतनी सा न दूर बचा। तो 100 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा? तो आपके पास ये समीकरण आया 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस y बराबर 100। 5 आकर भाग में चला गया तो x माइनस y बराबर 20। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? समझने में तकलीफ नहीं हुआ होगा? अब चलिए इसको फिर से हटाते हैं और इसको देखते हैं हम लोग। आपके पास एक समीकरण है, देखिए रफ में चल रहे हैं, अभी कोई जरूरत नहीं था उतारने का। अगर उतारे चोय पूछ कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं लेना है। 5x माइनस 5y, तो आपके पास एक समीकरण है x माइनस y बराबर 20, समीकरण 1 है। अब चलिए, यही चीज है, यही राजमार्ग है, यही राजमार्ग है जो आपके किताब में नहीं दिया हुआ था। यही A है, यही B है, यही दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। अब की बोलता है, क्या बोलता है? देखिए न क्या बोलता है, बोलता है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी A से जो गाड़ी चली अब B से जो गाड़ी चली, दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यही सवाल है, 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो भाई साहब आप कहाँ हैं? सर देखिए ना, हम यहां से चले, कितना देर चले? 1 घंटा चले, 1 घंटा। आप कहां से? सर अब इधर से चले हैं, कितना देर चले हैं? 1 घंटा चले। और चाल कितना है? अभी तुरंत न बोले थे, ई वाला गाड़ी का x, ई वाला गाड़ी का y। किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इधर से 1 घंटा, इधर से भी 1 घंटा, तो चाल दूरी बराबर क्या हो रहा था? चाल गुना समय। यहां आते आते फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा। तो भाई साहब A से चलने वाली गाड़ी ने 1 घंटे में कितना समय तय किया, कितना दूरी तय किया? तो 1 घंटे में x की चाल से x किलोमीटर तय किया और इसने 1 घंटा में y की चाल से y किलोमीटर तय किया। यानी ये यहां से यहां तक x किलोमीटर चला और यह यहां से यहां तक y किलोमीटर चला और दोनों मिल रहा है,
तो दोनों मिल तो इसी A और B के बीच में रहा है ना, कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है। तो आप अगर यहाँ से x चले, आप यहाँ से y चले, तो ये x और ये y मिलकर कितने हो रहे हैं? 100। कि घटकर हो रहे हैं? मिलकर ना 100 हो रहे हैं। तो ये x प्लस वाई बराबर 100 हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 है आपके सामने, समीकरण 2 है आपके सामने। आप इसको बना सकते हैं आराम से, दोनों गाड़ी की चाल जान सकते हैं जो आपसे पूछा गया है, न पूछा गया है। तो चलिए, जो सर ट्यूशन फी आपको दिए हैं आप ही बनाइए, तो लीजिए हम ही बना देते हैं। आइए यहाँ लिखते हैं हल। हल लिखते हैं। हल माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो प्रश्न से क्या बोलता है कि सर हम चले हैं 5 घंटा x किलोमीटर से, तो 5x में 5y घटा दिए, आपको 100 मिला। कैसे मिला? अगर आप अभी अभी वीडियो ज्वाइन किए हैं, डायरेक्ट बढ़ गए हैं, तो थोड़ा पीछे होके देख लीजिए, अपलोडेड वीडियो है। 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 आ गया भाग में, इसलिए x माइनस वाई बराबर 100। समीकरण 1 हो गया, सॉरी 20 होगा। 5 अगर भाग में आ गया तो 20 होगा। पुनः दोनों 1 घंटे बाद मिल जाती हैं एक दूसरे की ओर आते हुए। पुनः प्रश्न से बोलता है कि x चला y चला, दोनों मिलके 100 हो गया। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे, y कट जाएगा, सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। आपने दोनों को जोड़ दिया, y कट गया, 2x बराबर 120, इसलिए x बराबर 60। और जब x का मान निकल गया तो किसी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60, इसलिए y बराबर 40। अतः A से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और B से चलने वाली कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका अपना सवाल है, ठीक है। इसको आप बढ़िया से रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप आराम से रोक दीजिए, तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, तो आयत की लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ऐसे बैठले बैठले कम हो जाता है? नहीं, बैठले बैठले कम नहीं होता है। कब कम होता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। बैठले बैठले कम नहीं होता। बोलता है लंबाई को 5 इकाई, देखिए इकाई बोला है, यहां आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो मानना चाहिए मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां इकाई पर ही हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। जो भी लंबाई की मानक इकाई होती है वो रखा गया है। 5 इकाई आपका लंबाई कम कर दिया जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, चौड़ाई को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो जितना क्षेत्रफल था उसमें 9 की कमी हो जाती है। तो ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आइए, शाम का समय, पक्षियों का कोलाहल चारों ओर, बड़ा सुंदर दृश्य है इस समय हमारे घर का। आपको हम लिए चलते हैं इस सवाल में भी, और थोड़ा सा प्रकृति के साथ भी हमारा यहाँ पर, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति हम पर इतनी सहाई हुई है। पक्षियों का कोलाहल, वातावरण, ये सब कुछ है। आइए देखते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया x गुना y, xy होगा कि नहीं होगा? किसी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल xy हो गया। तो आइए अब क्या बोलता है, देखिए बोलता यह है कि यदि हम आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें, क्या बोलता है प्रश्न से कि सर आपका ये जो लंबाई था ना x, इसमें 5 कम कर दीजिए। कर दिए, ठीक, और क्या करें? चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए। चौड़ाई था ना y को 3 बढ़ा दीजिए। तो अब इसका क्षेत्रफल, तो इस दोनों को गुना करना होना चाहिए क्षेत्रफल कितना? xy, लेकिन क्षेत्रफल हो क्या रहा है? देखिए तो क्षेत्रफल हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जा रही है, यानी क्षेत्रफल में जो xy होना चाहिए था वह 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो क्या हो गया? x गुना y xy, x गुना प्लस 3x, माइनस 5 गुना y माइनस 5y, माइनस 5 प्लस 3 गुना हुआ -15 बराबर xy माइनस 9। देखिए घबराइएगा न, xy उधर चला गया, आपके पास बचा 3x माइनस 5y, माइनस 15 भी उधर चला गया, xy माइनस 9, ये xy उधर गया, माइनस xy हो गया, अब माइनस 15 उधर गया, प्लस 15 हो गया, तो xy कट गया, -9 प्लस 15 तो प्लस 6 हो गया, तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में 9 गया 6। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत है? अब क्या बोलता है? 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बैठले बैठले नहीं सर, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, तो पुनः लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें,
लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो xy होना चाहिए था वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। अब देखिए तो हम यहीं पर xy कटा दें, तकलीफ नहीं होना चाहिए, उधर जाके वैसे भी घटता ही। आपके पास क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 6 उधर गया, 67 माइनस 6 तो 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से आराम से निकाल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का मान। सर जी आप ही निकाल दीजिए, तो चलिए हम ही निकाल देते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से घेर देते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, इस 3 को वहाँ गुना कर दो, इस 5 को यहाँ गुना कर दो। तो समीकरण 1 गुना कितना करना होगा 3 और जोड़ समीकरण 2 गुना 5 करने पर हमारे पास यहाँ भी स्थान थोड़ा कम था इसलिए नीचे आ गया। आप इसको एक लाइन में लिखिएगा। समीकरण 1 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो 9x माइनस 15y बराबर 3 छक 18 हो गया। और समीकरण 2 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो 10x प्लस 15y बराबर 5 एका 5 6 पंचे 30 हो गया 305। आपने जोड़ना है इन दोनों को, ये दोनों कट गए, 10x प्लस 9x 19x, 8 5 13, 1 1 2 3, x को आप 323/19 लिख सकते हैं। और 19 से जब आप 323 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, भाग देकर देख लीजिए। 19 एका 19, 19 दूनी 38, 19 एका 19 हो गया, 32 में 19 गया तो 12 में 9 गया 3, 2 में गया 1, 33, 133। अब 19 को कितना बार से गुना करें कि 133 हो जाए, तो 19 को आप 7 बार से गुना कीजिएगा 1933 से, तो आपको कितना मिला x बराबर 17। अब आपके पास x का मान है, आप y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 था 3x माइनस 5y बराबर 6, यानी 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, y बराबर माइनस 45 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट गया 5 9 45, इसलिए y बराबर 9। तो अंतिम में क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है जिसमें कि ये रफ था हट गया, पार्ट 2 है। पार्ट 3 में लिखेंगे, पार्ट 3 में क्या लिखेंगे, पार्ट 3 में लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, चौड़ाई बराबर 9 इकाई। चूंकि आपको बोला अगर लंबाई x चौड़ाई y होती तो क्षेत्रफल xy होता, आपको बोला लंबाई को 5 इकाई कम कर दो, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो, तो जो क्षेत्रफल था वो ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कि वही 9 हो जाता, वो तो 9 नहीं होता, बोलता क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये समीकरण बना, समीकरण 2 बना। आप इसको खूब आराम से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल के साथ ले लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है अपने पास। स्क्रीनशॉट लेके खूब आराम से देख लीजिए।
अब हम लोग अपने अगले प्रश्नावली के साथ अगले क्लास में मिलेंगे और जिस दिन हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को खत्म करेंगे उससे पहले आप ग्राफ कॉपी का इंतजाम कर लीजिएगा। ग्राफ कॉपी भी एक बार हम आपको आपके बोर्ड पर, इस बोर्ड पर दिखा देंगे कैसे ग्राफ बनाया जाता है। घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होइएगा, अच्छे से रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।